हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं तहसीना दीवान एंड उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई पूरे मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे नन हिंदी के पार्ट 2 को। मैंने पहले पार्ट 1 में चैप्टर 1 to 10 को कवर कराया था। अब मैं पार्ट 2 के थ्रू चैप्टर 11 to 23 को कवर कराऊंगी और आज के इस क्लास के बाद आपका नन हिंदी सिलेबस पूरा कवर। ओके, तो शुरू किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट जो 11 चैप्टर है कबीर के पद। कबीर, वेट अ मिनट, कबीर के पद। कबीर निर्गुणवादी थे। क्वेश्चन आता है कि कबीर क्या थे, तो कबीर निर्गुणवादी थे। ईश्वर का निवास हृदय में, ये क्वेश्चन आता है कि ईश्वर का निवास कहाँ होता है, तो ईश्वर का निवास हृदय में होता है। मोको शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि मोको शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो मोको शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। किसके लिए, ईश्वर के लिए किया गया है। और यहाँ पे है मोको का अर्थ क्या होता है, मोको का अर्थ मुझको होता है। मोको चाहिए मतलब मुझको चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं मोको, मुझको से मोको, ऐसा नहीं करना है, मजाक कर रही थी। चलिए, आखिर देखी कबीर ने कही, ये लाइन दे देगा, पूछेगा आखिर देखी किसने कही, तो कबीर ने कही। बाह्य आडंबर का विरोध किसने किया है, कबीर ने किया है। देखिए, तो कबीर का कहना था कि हमें ना तो कोई कीर्तन, ना तो हमें कोई कीर्तन करना है, ना पूजा पाठ करना है, ना भजन करना है, कुछ भी नहीं। बस हम किसको मान रहे हैं, मान रहे कि हाँ कोई है बनाने वाला। निर्गुणवादी मतलब वो जो होता है ना गॉड, गॉड का एक एक होता है एथिस्ट, उस तरह के थे वो। उनके अनुसार कोई भी इस दुनिया को बनाने वाला नहीं है, बस ये सेल्फ एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही उनका कहना था। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ उनका है कि हाँ क्रिएटर है, बट हम किसी को पूजेंगे नहीं। इस आखिर वो है कौन, जब दिख जाए तभी पूजेंगे उसके अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो वो खुद कहते थे कबीरदास। निर्गुणवादी मतलब वो मानते ही नहीं कि हाँ यहाँ पे कोई गॉड का फिगर, जैसे बहुत जैसे आपका सनातन धर्म में क्या होता है, मूर्ति पूजा की जाती है, तो वो उनका भी विरोध करते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम धर्म में क्या होता है, इस्लाम धर्म में होता है कि हाँ लोग मस्जिद जाते हैं, अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो उनको भी बोलते थे कि अजान देने की ज़रूरत क्या है, क्या अल्लाह, सॉरी अस्तगफुरुल्लाह। देखो, तो इस तरह का वो मतलब बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं हर एक रिलीजन को। इवन ना तो सिर्फ इस्लाम, ना ही सनातन, और रिलीजन जितने भी है सबको वो क्या कर चुके हैं, क्रिटिसाइज कर चुके हैं, क्योंकि वो निर्गुणवादी है। ठीक है, निर्गुणवादी लोग मानते ही नहीं है कि हमको कोई पूजा पाठ करना है, कुछ करना है। वो बस खुद में रहते हैं और अच्छे काम करते हैं। वो होता है ना मानव सेवा, ह्यूमैनिटी को ही मानते हैं कि हाँ वही सबसे बड़ा हमारा कर्म है। ठीक है, देखिए, कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। पूछा जाता है कि कबीर की भाषा कैसी है, सधुक्कड़ी है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि, जैसे कबीर जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, सेम वैसे ही जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, शायद इस तरह कही, जैसी भी क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। सच्ची भक्ति मानव सेवा, यही ना भी बताए कि इनके अकॉर्डिंग ना आपको गंगा में जाके दूध बहाना है, ना मूर्ति पूजा करना है, ना नमाज पढ़ना है, ना ऐसा कुछ उनके अकॉर्डिंग कि ना आपको मक्का जाना है, ना कहीं जाना है, बस आप लोगों की सेवा कीजिए, वही क्या है, सच्ची भक्ति है। मनुष्य को ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मनुष्य को ईश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए, तो मनुष्य को ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए। कागज का मतलब कागज, इसमें ऑड मीनिंग है, शब्दार्थ है। कागज का अर्थ, सॉरी कागज का अर्थ कागज। निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे कबीर जी। ठीक, ये किस स्वभाव के थे, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि कबीर दास किस स्वभाव के व्यक्ति थे, तो ये अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कबीर किस काल के कवि थे, तो कबीर जी भक्ति काल के कवि थे। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट चैप्टर एक बार देख लेते हैं अच्छे से। विक्रमशिला क्या है, विक्रमशिला तो जानते होंगे आप लोग। विक्रमशिला क्या है, यूनिवर्सिटी है, भागलपुर में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को स्कूल से टूर पे ले जाया गया हो कभी। हम लोग कभी लेके गए थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देखने के लिए। हालांकि मुझे लगा कि ये कहाँ खंडहर में आ गए, है ना।
तो विक्रमशिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो विक्रमशिला का स्थापना मीन्स फाउंडेशन है ना, तो उसका स्थापना कब किया गया? 8वीं सदी 8th सेंचुरी में विक्रमशिला का स्थापना किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रांगण में, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय हैं? देखिए विश्वविद्यालय है ये, बीबी नहीं समझ लीजिएगा, बीबी वाइफ नहीं समझना क्या, यहाँ पे विश्वविद्यालय शॉर्ट में लिखी हूँ। तो प्रांगण में, विक्रमशिला प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 5 विश्वविद्यालय थे। विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे? अध्यापक मीन्स टीचर कितने थे? 1000। गेट कितने थे? 6 गेट थे। इतना अच्छा खासा यूनिवर्सिटी था तो वहाँ पे गेट भी कितना था? 6 था। अतीत एवं वर्तमान स्वयं विक्रमशिला सुन रहा है। जो विक्रमशिला का अतीत है, जो पास्ट था, जो अभी वर्तमान है, जो अभी उनका प्रेजेंट है, वो कौन सुन रहा है? स्वयं विक्रमशिला। ठीक है, सुना रहा है, शायद सुना रहा है क्योंकि वो सुना रहा है ना अपना स्टोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। जब कभी अगर आप विक्रमशिला जाइएगा ना तो विक्रमशिला में आपको दिखेगा भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध है उनकी प्रतिमा, यानी उनका स्टैचू है। कितने फीट की है वो? 4.5 फीट की है, याद रखिएगा 4.5 फीट। ठीक है, चलिए। लामा संप्रदाय के अतीश दीपंकर किस संप्रदाय के हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है कि अतीश दीपंकर किस संप्रदाय के हैं, तो ये लामा संप्रदाय के हैं। विक्रम विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, विक्रम विश्वविद्यालय को पहले लिख दिया, विक्रमशिला बाद में। तो आपको पहले लिखना है विक्रमशिला, फिर बाद में लिखना है विश्वविद्यालय। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? अंतीचक में, भागलपुर में एक जगह है, उनका नाम है अंतीचक। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जगह में था? अंतीचक में था। सर्वनाश कब हुआ? मतलब उनका विनाश, ठीक, कब हुआ? 13वीं सदी 13th सेंचुरी में उनका क्या हो गया? विनाश हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, किसने किया? तुर्क आक्रमणकारी ने, खिलजी है ना, बख्तियार खिलजी ने ही किया था। हिस्ट्री का पढ़ा हुआ चीज़ याद आ रहा है। सर्वनाश कब हुआ? 13th सेंचुरी में तुर्क आक्रमणकारी ने किया था। प्रथम कुलपति हरिभद्र ने की है, मतलब प्रथम कुलपति, जैसे अभी होता है ना चांसलर, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, उस टाइम उसका फर्स्ट चांसलर या कुलपति कौन थे? हरिभद्र थे। याद रखिएगा, हरिभद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र माना जाता है। अब देखिए विक्रमशिला का इतना ज़्यादा फेम था, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस था ये। उस टाइम में ऐसा समझा जाता था कि एशिया का सबसे ग्रेटेस्ट टॉपेस्ट जो विश्वविद्यालय था, शिक्षा केंद्र था, एजुकेशन का हब था, वो कौन था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। समझ रहे हैं बिहार का क्या वर्चस्व था, कितना बहुत औरा था, औरा 999+। ठीक है, देखिए 10वीं और 11वीं सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र, यानी कि पूरे एशिया में जो आपका ईस्ट एशिया है, वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, उनमें से सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट था एजुकेशन के पर्पज़ से, वो कौन था? विक्रमशिला। कब? इसे फेज याद रखिएगा, 10वीं और 11वीं 10th एंड 11th सेंचुरी में। अब तो खैर विक्रमशिला खंडहर जैसा है, हालांकि उसको फिर से रिन्यू किया गया है। पाठ्यक्रम माध्यम रिन्यू अभी किया नहीं गया है, उसका लाया गया है कि हाँ रिन्यू किया जाएगा। अब देखिए बिहार गवर्नमेंट कब करती है उसको। पाठ्यक्रम माध्यम संस्कृत, समझ रहे हैं? संस्कृत आप लोग को बहुत लोगों को संस्कृत पढ़ने भी नहीं आती होगी। मीडियम संस्कृत था, हिंदी भी नहीं, संस्कृत। अब संस्कृत में पढ़ते थे लोग, संस्कृत मीडियम था ऑल सब्जेक्ट का। खैर अच्छा है, हर एक लैंग्वेज को जानना चाहिए। मुझे तो संस्कृत भी आती है थोड़ी थोड़ी। चलिए, पाठ्यक्रम का माध्यम संस्कृत था। आर्यभट्ट खगोलीय विद्या, तो आर्यभट्ट को जानते होंगे, जीरो का फाउंडर, जीरो का आविष्कारक, जीरो की खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। हम लोग उर्दू में भी पढ़े थे ना आर्यभट्ट के बारे में कि जीरो का तासुर आर्यभट्ट ने किया था, त्रिग्राम में इनका लैब था। तो ये क्या थे? खगोलीय विद्या, सेलेस्टियल एजुकेशन, जो भी हमारा जोग्राफिकल फिनोमेना होता है ना, उनका जो एजुकेशन होता था, विद्या होता था, वो कौन देते थे? आर्यभट्ट।
भागलपुर अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग महाजनपदा, तो उनमें से अंग भी था जो बिहार में है। तो अंग महाजनपद के अंतर्गत ही क्या था, भागलपुर आता है। बांका भागलपुर अंग महाजनपद का क्या है, पार्ट है। पाल वंश के काल में आविर्भाव हुआ। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव यानी कि वो कब लोगों के बीच में उभर कर सामने आया, कब बहुत फेमस हो गया, तो वो पाल वंश, पाल इरा में जाके वो आविर्भाव हुआ। और इसके फाउंडर कौन थे, धर्मपाल। याद रखिएगा कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए कंटिन्यू किया जाए। तंत्र विद्या, भूत प्रेत तंत्र मंत्र से संबंधित। अब पूछा जाता है कि कौन सा विश्वविद्यालय तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था, लोकप्रिय था, तो वो कौन था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तंत्र विद्या में क्या क्या आता है, तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें क्या होती है, तंत्र विद्या में आती है। अगर आप लोगों को भी डर लगता है तंत्र मंत्र वगैरह, छोड़िए, अभी ये सब कुछ चीज़ें होती नहीं है, खैर मजाक कर रही थी। चलिए नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त सील का सत्यापन वीर बरस ने किया। अभी वहाँ पे एक सील था, जो सील होता है ना मुहर इस टाइप का, तो वो क्या हो गया, डैमेज हो गया था, तो उसका सत्यापन किसने किया, वीर बरस ने किया। हो गया, चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से, इम्पॉर्टेंट है। स्थापना 8वीं सदी, प्रांगण में 5 और विश्वविद्यालय, अध्यापक 1000, 6 गेट थे। अतीत एवं वर्तमान स्वयं विक्रमशिला सुन रहा है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा 4.5 फीट की, ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने फीट की ये प्रतिमा थी, 4.5 फीट की, ये ध्यान में रखिएगा। लामा संप्रदाय, अतीश दीपंकर लामा संप्रदाय से थे। विक्रमशिला अंतिचक में था, कहाँ पे, अंतिचक। सर्वनाश यानी डिस्ट्रक्शन 13वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया। प्रथम कुलपति हरिभद्र थे। एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम कुलपति, याद रखिएगा। 10वीं से 11वीं सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था विक्रमशिला। पाठ्यक्रम संस्कृत था, याद रखिएगा, चीज़ आ सकता है। आर्यभट्ट खगोलीय विद्या, भागलपुर अंग महाजनपद में आता है। पालवंश के काल में आविर्भाव हुआ, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की। तंत्र विद्या, भूत प्रेत तंत्र मंत्र से संबंधित, स्वाहा। क्षतिग्रस्त सील का सत्यापन वीरबरस ने किया। चलिए नेक्स्ट है दीदी की डायरी, ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सत्य के प्रयोग के लेखक महात्मा गांधी है। ये तो आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे ना, सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ऑटोबायोग्राफी बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है। गद्य साहित्य की नई विद्या क्या है, गद्य साहित्य की नई विद्या डायरी है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गद्य साहित्य की नई विद्या क्या है, डायरी। दीदी की डायरी का वर्णन किया है, जो ये चैप्टर का नाम ही तो है दीदी की डायरी, मतलब कि इस चैप्टर में दीदी है उसकी डायरी का वर्णन है, यानी कि उसका जिक्र है। संजू नन्ही और हंसमुख लड़की थी, क्वेश्चन आ जाएगा, आ चुका है कि संजू कैसी लड़की थी, नन्ही थी और हंसमुख भी थी, एकदम हमेशा स्माइल करती हुई, है ना। चलिए, डायरी पिता ने ला दी। संजू सत्य के प्रयोग को पढ़ी थी, जो संजू है ना, उन्होंने महात्मा गांधी के सत्य के साथ मेरे प्रयोग को पढ़ी थी। रोज नामचा का अर्थ रोज किए जाने वाले काम, हम लोग बोलते हैं ना डेली लाइफ, डेली रूटीन, हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो सब क्या बोल सकते हैं, रोज नामचा, है ना। रोज नामचा का मतलब जो काम रोज किए जाते हैं उसे हम रोज नामचा कहते हैं, दिनचर्या भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। सामाजिक परंपरा पर करारा प्रहार, तो दीदी की डायरी में क्या है, सामाजिक परंपरा का करारा प्रहार किया गया है। पुस्तक जनवरी महीने की पृष्ठ, जो दीदी की डायरी का जो पुस्तक में दिया गया है ना, जो चैप्टर पोर्शन है, वो जनवरी महीने का जो पेज है वही पढ़ा गया है इसमें। संजू की सहेली नीलू की शादी बचपन में हुई थी। संजू की जो सहेली थी उनकी शादी बचपन में हो गई, तो उनको पढ़ने भी नहीं मिला। उस बात पर का भी जिक्र है कि संजू की सहेली नीलू को की शादी बचपन में हो गई, जिसके बाद उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। संजू को किताबें पढ़ने का शौक था, इसीलिए डायरी लिखा करती थी। पिकनिक 3 जनवरी 1997, खैर मुझे अपना बर्थडे याद आ गया, 3 जनवरी। चलिए, दीदी की डायरी का भी पेज क्या था, 3 जनवरी 1997 का ही वो पेज था जो पढ़ा गया था, ठीक है। चलिए, संजू 8वीं में पढ़ती है। संजू किस क्लास में है, 8वीं क्लास में है। ईयर डेट सेम है बट ईयर नहीं है, ईयर 2003। डायरी लिखने की प्रेरणा बापू से मिली।
एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, बोर नहीं होने का। सत्य के प्रयोग के लेखक महात्मा गांधी है। गद्य साहित्य की नई विधा डायरी। दीदी की डायरी का वर्णन किया गया है। संजू नन्ही प्लस हंसमुख लड़की थी। डायरी पिता ने ला दी। संजू सत्य के प्रयोग को पढ़ी थी। रोज नामचा का अर्थ रोज किए जाने वाले काम। रोज नामचा, रोज चामचा, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा क्लू बना के। सामाजिक परंपरा पर करारा प्रहार। देखिए सामाजिक परंपरा क्या था कि उस टाइम बाल विवाह मतलब कि चाइल्ड मैरिज होती थी उस टाइम, तो वही चीज़ को लिखी है कि उसकी फ्रेंड नीलू की शादी बचपन में हो गई, जिसके बाद उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजू की सहेली नीलू की शादी बचपन में हुई। किताबें पढ़ने का शौक था। पिकनिक 3 जनवरी 1997। संजू 8वीं में पढ़ती है। डायरी लिखने की प्रेरणा बापू से मिली। तो बापूजी भी डायरी लिखा करते थे ना, जेल में रहते हुए या फिर कहीं भी वो घूम रहे, ट्रैवल कर रहे थे, पूरा जब मुल्क में आके दौरा किए। देखिए मेरा उर्दू का इम्पैक्ट, मैं उर्दू पढ़ाती हूँ तब इतना उर्दू का मुझे ये हो गया कि यहाँ भी उर्दू बोल रही हूँ, जबकि मैं उर्दू मीडियम की नहीं हूँ। ठीक है, चलिए, खैर अच्छी बात है, उर्दू भी अच्छा लगता है बोलने में। डायरी लिखने की प्रेरणा बापू से मिली। नेक्स्ट, पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए अति उपयोगी है। आप लोग के मन में एक तो खौफ रहता होगा पीपल का पेड़ देख के कि भाई इसमें भूत रहता होगा। उनका जो ट्रंक लटकता है ना, वो जड़ की तरह, जिसमें आप लोग झूलते होंगे, बचपन में झूले होंगे कभी ना कभी पीपल के पेड़ में। खैर आप लोग का पता नहीं, लेकिन मैं तो एक बार झूली थी। तो बच्चे डरते हैं पीपल के पेड़ को देख के कि शायद इसमें कोई भूत वगैरह या फिर कोई आत्मा प्रेत रहता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पीपल का पेड़ क्या है, सभ्यता, मानव सभ्यता के लिए अति उपयोगी है। ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि इससे क्या मिलता है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकृति चित्रण छायावादी कविता की विशेषता। क्वेश्चन आता है कि पीपल का पेड़ में कैसी विशेषता है, तो छायावादी कविता की विशेषता है पीपल का पेड़। चकोर रो रो कर रात गुजरता है। ठीक। बुलबुल गाने हेतु विहल होता है। मराल शब्द का अर्थ हंस। ये जो है ना मराल, इसका मतलब होता है हंस। पीपल का पत्ता गोल है। पीपल का पत्ता देखे होंगे, बहुत प्यारा लगता है देखने में। मैं पीपल का पत्ता बहुत बनाती थी बचपन में, ड्राइंग बनाने के टाइम। पीपल का पत्ता गोल है। ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करता है। पीपल का पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट, निर्झर के पास खड़ा हो पीपल कलाहल छल छल सुनता रहता है। ऐसे उठा लेगा ये पोर्शन, पूछेगा कि ये किस कविता से लिया गया है, किस कविता की पंक्ति है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी याद रखिएगा कि निर्झर के पास खड़ा हो पीपल कलाकल छल छल सुनता रहता है। ठीक है। विविध बदलाव का साक्षी पीपल है। एक चीज़ है कि पीपल का जो ट्री है ना, पेड़ है, वो सालों साल तक रह जाता है। हमको लगता है करीब 200 साल तक रह जाता है, क्योंकि जो मैंने एक पीपल का ट्री देखा है, गाछ देखा है, वो बहुत दिन से, बहुत पुराना है। जब भी उधर से गुजरती हूँ तो देखती हूँ, सोचती हूँ कि ये ट्री कब से है, लग रहा है कि बहुत पुराना है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज होते हुए देखा है। वो जो पेड़ है वो बहुत सारे डेवलपमेंट को देखा, बहुत सारे जो भी चीज़ें हुई उनके सामने। हालांकि वो बोल नहीं पाता है। अगर सोचो, अगर पेड़ भी बोलते होते तो इतिहास वो खुद के अपनी ज़ुबान से बोलते, है ना। तो इसका मतलब वही है कि विविध बदलाव का साक्षी पीपल है, मतलब गवाह है बहुत सारी चीज़ों के जो में चेंजेस आए। जैसे आज हम लोग क्या 5G यूज़ कर रहे हैं, पहले 4G था, उससे पहले 3G था, उससे पहले छोटा सा फ़ोन था कीपैड का, उससे पहले टेलीफोन था, उससे पहले क्या था, कबूतर खत लेके जाता था, जा कबूतर जा, है ना। तो इस तरह उन्होंने हर बदलाव का देखा, तो हर बदलाव का गवाह कौन है, पीपल का पेड़ है। चलिए मैं आज कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हूँ, डोंट माइंड। पीपल कहानी है। क्वेश्चन आता है कि पीपल क्या है, कहानी है। पीपल का वृक्ष पूजनीय है। हालांकि हम लोग तो पूछते नहीं है, बट जो सनातन धर्म के हैं वो लोग क्या करते हैं, पीपल के ट्री को पूजते हैं। तो मैं जब भी गई हूँ ना पीपल के पेड़ के पास, तो वहाँ पे देखिए रेड कलर का जो थ्रेड धागा होता है ना, वो बांधा रहता है। तो कोई तिलक लगा के रखता है रेड कलर का, इस तरह का। तो फूल वगैरह भी चढ़ा हुआ रहता है उस प्लांट में। तो क्या होता है, पीपल को लोग पूजते भी है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन देते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। इस तरह से पीपल का पेड़ पूजनीय है। जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य की भाव व्यंजना हुई है। ये लाइन भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, दीनबंधु निराला शिव पूजन सहाय। अरे मूव हो जाओ, हाँ चलो। दीनबंधु निराला के बारे में पढ़ते हैं। ये किसने लिखा है, शिव पूजन सहाय ने। निराला की प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निराला की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, राम की शक्ति पूजा।
एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। निराला कलकत्ता के सड़क किनारे पर बैठे हुए भिखमंगों का समाचार जानने के लिए घूमते थे। तो निराला मतलब दीन बंधु, जानते हैं दीन बंधु का मतलब? दीन दुखियों का मित्र, उसे हम बोलते हैं दीन बंधु। तो निराला क्या करते थे, सड़क के किनारे बैठे रहते थे और जो भी गरीब मिस्किन रहते थे ना, तो उनके दुखों को देखते थे, उनका हाल समाचार जानने के लिए वो रोड के किनारे बैठे रहते थे। और कोई लोग आके समझ जाए कि ये भी खुद मांगने आया है, ऐसा नहीं था। वो लोगों की खैर खवा लेने के लिए ही रोड के किनारे बैठे रहते थे। बेलूर मठ कोलकाता में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बेलूर मठ कहाँ पे है? कोलकाता में है। आर्य समाज की स्थापना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, वो हिस्ट्री का पोर्शन है। रविंद्रनाथ की रचना गाते थे। तो ऑब्वियसली बेलूर मठ कोलकाता में है, तो कोलकाता से बिलोंग कौन करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो रचना है, जो भी वो लिखे थे, उनका क्या करते थे? ये गाते थे। रविन्द्रनाथ की रचना को कौन गाते थे? दीनबंधु निराला। निराला चरित्र उदात्त एंड दीनबंधु, क्वेश्चन आ सकता है। निराला का चरित्र कैसा था? उदात्त एंड दीनबंधु। पुण्यशील थे, यानी कि ये लोगों के लिए भलाई करते थे तो इन्हें पुण्य मिलता था। पुण्य मतलब नेकी। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला दीन दुखियों का मित्र था। ठीक है। दीनबंधु निराला सिंह सहाय ने लिखा है। निराला की प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा। निराला कलकत्ता के सड़क किनारे पर बैठे हुए भिखमंगों के समाचार जानने के लिए घूमते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्यों बैठे रहते थे ऑब्जेक्टिव में। बेलूर मठ कोलकाता में है। रविन्द्रनाथ की रचना गाते थे। निराला चरित्र उदात्त एवं दीनबंधु, पुण्यशील थे। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला दीन दुखियों के मित्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आज तो गला का बैंड बज गया। चलिए, खेमा चैप्टर के बारे में पढ़ा जाए। खेमा एक लड़का का नाम रहता है, एक बाल मजदूर है ना। तो उनके बारे में जब मैं 10th में थी, उनका स्टोरी सुनते सुनते मैं रो दी थी। भाई इतना भी कोई किसी को कैसे टॉर्चर कर सकता है। मतलब रियली मेरे सर थे जो स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, इतनी इमोशन के साथ मैं पूरा गौर के साथ सुन रही थी। फिर रियली जितने सारे मेरे क्लासमेट ऑलमोस्ट सब रो दिए थे कि हाँ भाई बहुत स्ट्रगलफुल था पहले का लाइफ, बच्चों के लिए स्पेशली जो ये गरीब घरों से होते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादती होती थी। चलिए देखते हैं। खेमा, इसका उम्र कितना था? 8 से 9 ईयर्स। खेमा कितने भाई थे? 4 भाई थे। क्वेश्चन आ चुका है कि खेमा के कितने भाई थे। खेमा को देके 4 भाई है ना। कसारा कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। कसारा एक होटल का मालिक रहता है। उसका जो था ना बिहेवियर बहुत रूड था। उनको कोई माया नहीं लगता था। कोई उनको ये नहीं कि हाँ ये बच्चा है, इनको ऐसे ना बोले, कुछ नहीं। उनका बहुत रूड बिहेवियर था। तो खेमा इनको क्या कहते थे? कसारा को काका साहब कहकर पुकारते थे। पिटाई बर्तन साफ ना होने पर। लेकिन क्या हुआ कि खेमा बर्तन साफ नहीं किया, तो उसके जो कसारा काका जो कहते थे जिसको, वो होटल का मालिक, उन्होंने क्या कि खेमा की पिटाई कर दी। रियली ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा। तो क्वेश्चन आ चुका है ये कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा। खेमा मालिक से चप्पल की मांग करता है। अभी देखिए, अभी कोई ऐसा शायद ही होगा कि बिना चप्पल के घूमता हो, वो भी उतनी चिलचिलाती धूप में, जहाँ पे सड़क पूरा गर्मा गर्म, पूरा एकदम गर्म रहती है। कभी कभी अगर ऐसी धूप में अगर निकल जाए छत के ऊपर बिना चप्पल के, कैसा फील होता है? बहुत लगता है पैर जल गया, ऐसा फील होता है। तो सोचे कि वो बिना चप्पलों के रोड पर चलता था चाय की केटली लेके, और उनका पैरों में क्या होता था, एक जलन सा महसूस होता था। जिसके बाद क्या किया, खेमा ने चप्पल की मांग की अपने मालिक से। फिर वो क्या कहता है, चप्पलें दे दूंगा तुम्हारे सर पर, मतलब इस तरह का ही था। जब उन्होंने चप्पल की मांग की तो उन्होंने ऐसा रिप्लाई किया कि चप्पलें तेरे सर पर रख दूंगा। इस तरह की वो बहुत मिसबिहेवियर करता है उसके साथ। तो इनका मुख्य पात्र कौन है? खेमा है। जो मेन रोल है इसमें, मेन कैरेक्टर है कौन है? खेमा। पिता ने भरण पोषण से मुक्त होने के लिए 4 बेटों को बेच दिया। जो खेमा के फादर थे ये गरीब थे, ठीक है। इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था अच्छा नहीं था। इन्होंने क्या किया, उनका भरण पोषण करना है, उनको पाल पोस के बड़ा करना है। तो इस जिम्मेदारी से वो आज़ाद होने के लिए क्या किया, 4 बेटों को बेच दिया। किसी को होटल में, किसी को कहीं, मतलब कहीं भी उनका जहाँ मन लगा बेच दिया। तो इस स्टोरी में क्या फोकस सेंटर क्या है? मेन फोकस बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर है ना। लेखक ने कसारा के
पैसे लौटाए। जो लेखक था फणीश्वर नाथ रेणु, यही यही शायद है, स्टोरी के ऑथर यही है, खेमा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं देख लेती हूँ एक बार कौन है इसके ऑथर। शायद ऑथर शायद यहाँ पे नहीं है। ओके, चलिए आप लोग देख लीजिएगा, मैं वो देख चुकी हूँ। तो खेमा का फणीश्वर नाथ ही है, आई एम श्योर। लेखक ने कसारा के पैसे लौटाए। तो लेखक जो थे ना, उन्होंने कसारा के पैसे लौटा दिए। ठीक है, चलिए। तब फिर वो जो लेखक है उनके पैसे लौटा देते हैं और अपने साथ खेमा को ले जाते हैं, खेमा को पढ़ाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। खैर भला हो लेखक का। चलिए, खुशबू रचते हैं हाथ, ये एक कविता है। वंचितों का टोला कैसा रहता है? तो वंचितों का टोला दुर्गंधमय रहता है। जख्म मतलब घाव, ये तो पता होगा, ये जख्म का अर्थ घाव होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है कि जख्म का अर्थ घाव। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई है। तो खुशबू रचते हैं हाथ किस पर लिखी गई है? तो अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर यह कविता लिखी गई है। मतलब कि वो हाथ क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं। खुशबू का, अगरबत्ती से खुशबू ही ना आती है। तो ये जो कविता का नाम है उन्हीं से पड़ा, अगरबत्ती बनाने वालों के हाथ से। शर्म से कठोर हाथ का वर्णन, मतलब बहुत हार्डवर्क करते हैं हम। अगरबत्ती बनाना बहुत क्या है, बहुत इसमें छोटा काम है, लेकिन मेहनत बहुत है। मतलब बहुत मिनिएचर होता है ना, मिनिएचर वर्क वही है इसमें। लोग सोचेंगे क्या ही मेहनत है, लेकिन मेहनत बहुत है अगरबत्ती बनाने में। उभरी नसों वाले हाथ से तात्पर्य दीनता की चक्की में पिसने वाले दुर्बल हाथ। मतलब दीनता है, पूरा बेबस है, कुछ नहीं कर सकते उनको, उनके पास वही काम का ऑप्शन है। इसमें वही है, उभरी नसों वाले हाथ से तात्पर्य दीनता की चक्की में पिसने वाले दुर्बल हाथ। मुख्य उद्देश्य शर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना। मतलब यहाँ बताया गया है इस कविता में, स्पेशल जो आपका फोकस है क्या बताया कि शर्म की महत्ता, कि हाँ इसमें कितना ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो लोग सोचता है कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, क्या ही मेहनत करना पड़ता होगा, लेकिन इससे बताए कि हाँ इसमें मेहनत है। शर्म की महत्ता यानी कि जो अगरबत्ती बनाते हैं उनके हार्ड वर्क को इसमें दिखाया गया है। समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग क्या करते हैं? अगरबत्ती बनाते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ दयनीय परिस्थितियों में रहने को विवश है। देखिए, इस काम में मेहनत बहुत है, लेकिन उनको जो इनका इनकम होता है ना, बहुत कम मिलता है। मेहनत बहुत ज़्यादा, बट उनको उनका सैलरी बहुत कम मिलता है। तो वही बात है कि उनकी स्थिति कैसे अच्छी होगी, उनको इनकम ही नहीं मिलता उतना जिस लेवल में वो मेहनत करते हैं। केवड़ा, गुलाब एंड खस और रात रानी अगरबत्ती बनाते हैं। देखिएगा, जो आपके घर में कभी अगरबत्ती आते होंगे तो उसमें गुलाब रहता है। मैंने केवड़ा वाला देखा नहीं है, लेकिन गुलाब का देखा है, रात रानी का देखा है। तो ये इस तरह के अलग अलग फ्लेवर के अगरबत्ती बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, हौसले की उड़ान। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? हौसले की उड़ान। अब ये स्टोरी बहुत अच्छा है, इसको पढ़ के आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए, बिहार की बेटियों की चर्चा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि हौसले की उड़ान कहानी में किसकी चर्चा की गई है? तो बिहार की बेटियों की चर्चा की गई है। हौसले की उड़ान में बिहार की कितनी बेटियों की चर्चा की गई है? तो 4 बेटी। क्या नाम था? गुड़िया, सोनी, कदम, जैनब। ठीक। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? गुड़िया पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ में सोनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान। तो जिला स्तरीय एथलेटिक्स का वो होता है, कंपटीशन होता है, उसमें 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसमें सोनी को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। कदम, अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। असल में देखिए, अभी तो बहुत अवेयरनेस आई है, बिहार में बहुत गर्ल्स भी पढ़ाई करती है, वो भी हायर एजुकेशन में जाती है। लेकिन पहले क्या था कि गर्ल्स को पढ़ने के लिए मना किया जाता था कि तुमको नहीं पढ़ना है, घर पे रहना है, घर के काम सीखना है। इस तरह के लोगों के माइंड में थिंकिंग था। बट अभी बहुत चेंजेस आई है। तो जो कदम थी एक लड़की, उन्होंने जो भी पढ़ाई के खिलाफ बोली कि हाँ अब पढ़ना नहीं है तुमको, तो वो बहुत सीना तन कर खड़ी हो गई कि नहीं, मुझे पढ़ना है और मेरे दोस्तों को भी पढ़ना है, तो आप लोग कोई नहीं होते हैं हमें रोकने वाले। इस तरह का उन्होंने कहा। किसने? कदम ने। अध्ययन विरोधी मतलब उनको टीचिंग ये स्टडी से रोके, वही चीज़ इसमें है, अध्ययन विरोधी। बिहार की बेटियां असाधारण प्रतिभा की धनी है। जो बिहार की बेटियां हैं, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ भी है, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ नहीं है। तो बिहार की बेटियां, उनमें एक बहुत
अच्छी बात है कि वो मेहनती होती है, बहुत डेडिकेटिव होती है। तो वो क्या है, बहुत अच्छे अच्छे उनमें स्किल्स है। जैसे अभी रिसेंटली एक गर्ल फातिमा, शायद नाम था फातिमा नाम की, वो चेस में ग्रैंड मास्टर शायद बनी। तो हर एक सेक्टर में बिहार की गर्ल्स आगे बढ़ रही है। चलिए आगे। जीवन संघर्ष की विद्या है। जीवन क्या है, स्ट्रगलफुल है। लाइफ क्या है, स्ट्रगलफुल है, फुल स्ट्रगलफुल। चाहे वो किसी भी घर से हो, एक जो गर्ल होती है ना, उसका लाइफ स्ट्रगलफुल ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉयज़ का हालांकि अच्छा होता है, उनका भी होता है स्ट्रगलफुल, लेकिन गर्ल्स की तो ओवरऑल थोड़ी सी बड़ी होती है, शादी का प्रेशर आ जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता अच्छे से। तो हमारे समाज के लोगों में मेंटालिटी है कि भाई लड़की 18 की हो गई, शादी करा दो, कोई मतलब नहीं, उनका पढ़ना है, उनका हॉबी क्या है, ये इससे उनको कोई वास्ता नहीं है। तो हमारा जो लाइफ है ना, स्पेशली गर्ल्स का क्या है, संघर्ष की विद्या है। सफलता की जननी श्रम। श्रम मीन्स हार्डवर्क। हार्डवर्क क्या है, हमारी सफलता की जननी है कि सोनी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है। क्वेश्चन आ चुका है कि सोनी किसकी बेटी है, विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है। संदेश, अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। तो हमें ये जो कहानी है क्या संदेश देता है कि अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना, मतलब आप लगातार प्रयासरत रहिए, संघर्ष करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, आप एक दिन सफल होंगे ही। ठीक है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई हेतु राजी नहीं थे। तो गुड़िया के जो मम्मी पापा थे ना, वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की पढ़े। गुड़िया कहाँ की निवासी है, नोखा निवासी। जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण देती है। अब देखिए, जैनब एक मुस्लिम घराने से है, अब वो क्या करती है, कराटे सिखाती है। सोच सकते हैं कि मुस्लिम घर की लड़की एक कराटे सिखाने जाए तो इससे गांव वालों को, सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, इस तरह का लोगों के मन में एक होता है, थाट्स आता है कि भाई मेरी बेटी है, कराटे सिखाती है, लोग क्या सोचेंगे, शायद उसके लिए रिश्ते नहीं आएंगे, इस तरह का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कोई फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, तो आप किसी भी चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो जैनब क्या करती है, सेल्फ डिफेंस। जानते हैं ना सेल्फ डिफेंस, अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है तो आप अपनी रक्षा, अपनी डिफेंस खुद से कर सकते हैं ना। आपको किसी का ज़रूरत पड़ सकता है अर्जेंटली। मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे, कोई आप पे अचानक अटैक किया, तो आप क्या करेंगे, उस फेज में तो आप ना किसी को कॉल कर सकते हैं, ना बुला सकते हैं। तो आपके अंदर एक खुद में एक डिफेंस होना चाहिए कि आप उन लोगों का सामना कर सकें, उनके साथ लड़ाई करके अपने आप को बचा सकें, है ना। तो जैनब वही काम करती है, अपने मतलब जो गर्ल्स है उनको सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सिखाती है। जैनब कौन है, शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती है। ठीक है। चलिए, मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन मेरा हाथ का मूवमेंट एकदम लग रहा है कि मैं सामने आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मेरे में हाथ वाला मूवमेंट बहुत है, एकदम हाथ चलते फिरते रहेगा, मेरे मुंह से आवाज़ कम, हाथ से ज़्यादा निकलेगी। चलिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जन्म कब हुआ, 24 जनवरी 1921 को। कहाँ पे, पितौजिया ग्राम, बिहार, समस्तीपुर में। ये याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म पितौजिया ग्राम, बिहार, समस्तीपुर जिला में हुआ 24 जनवरी 1921 को। पिता का नाम क्या था, गोकुल ठाकुर। क्या था, गोकुल ठाकुर, बहुत ईजी नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। माता का नाम राम दुलारी देवी। मैट्रिक कब पास किया, 1940 में। कॉलेज को कब त्याग दिया, मतलब कॉलेज छोड़ दिया वो, किस लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, 1942 को, 1942। इसी टाइम हुआ था ना क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942। आईए पास, आईए का मतलब इंटर आर्ट्स, कब पास किया, 1942। अगस्त क्रांति, अगस्त रिवोल्ट, 1942। पहली बार जेल कब गए, 23 अक्टूबर 1943। तो इन्हीं के कारण क्या गए, वो जेल गए। ठीक, कौन सा जेल में थे, दरभंगा जेल में। याद रखिएगा, पहली बार जब जेल गए जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो कौन से जेल में थे, दरभंगा जेल में। दरभंगा में फोर्ट भी है ना बड़ा सा। गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। इन्होंने 25 डे का उपवास रखा अंग्रेज़ों के विरुद्ध। उनको बहुत ज़्यादा ये था कि हमको उपवास रख के अहिंसा को फॉलो करते हुए अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ना है, कोई वायलेंस नहीं, कोई हिंसा नहीं, है ना, इस तरह का। 26 जनवरी 2024 को इन्हें क्या मिला, भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न भी मिला इनको 26 जनवरी 2024 को। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, लाइक पीपीएससी प्रीलिम्स।
निधन 1988 को, देखिए निधन बाद में बताना था मुझे, अभी खैर छोड़िए। डफली बजाने का शौक था किनको? कर्पूरी ठाकुर को। प्रथम आम चुनाव 1952 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में, हाँ पॉलिटिकल साइंस में आ सकता है कि बिहार में प्रथम, बिहार नहीं पूरे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1952 को। तो ये क्या है, ताजपुर विधानसभा से एमएलए भी बने। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी। आप लोग पढ़े होंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हिस्ट्री में ना। चलिए याद रखिएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी से ताजपुर विधानसभा से एमएलए रहे। बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? 1967। उप मुख्यमंत्री भी बने थे। पहले क्या हुआ, ये बने उप मुख्यमंत्री, फिर उनको मिल गया मुख्यमंत्री का ओहदा। ठीक है, तो इनके नाम 2 बार मुख्यमंत्री का टैग लग चुका है, 2 बार, समझे। चलिए, आज़ाद दास्ता के सक्रिय सदस्य। तो आज़ाद दास्ता बना था, पढ़े होंगे आप लोग 10th में, मतलब ये हिस्ट्री में। तो आज़ाद दास्ता के ये एक्टिव मेंबर थे। आज़ाद दास्ता के फाउंडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण, यानी कि जेपी नारायण। जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा। 6 वर्ष की उम्र में गांव की पाठशाला में दाखिला लिया। अब इन्होंने, जो भी बच्चे होते हैं स्पेशली बिहार बोर्ड के, वो 6 वर्ष की एज में ही स्कूल में दाखिला लेते हैं। इससे पहले तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, खुद मैंने इस एज में ही एडमिशन लिया था। और जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं बेचारों के साथ तो बहुत ज़्यादती होती है। 4 साल के होते हैं, बस बोलना सीखते हैं कि स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। खैर अच्छी बात है, एफर्ट ज़्यादा करना होगा, आज कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन उनका जो एडमिशन है ना 6 वर्ष की उम्र में गाँव की पाठशाला में हुआ था। निधन कब हुआ? 1988। एक बार रिकैप कर ले। जन्म पितौजिया ग्राम बिहार 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर। पिता गोकुल ठाकुर, माता राम दुलारी देवी। मैट्रिक पास 1940, कॉलेज त्याग 1942, आईए पास 1942, अगस्त क्रांति 1942। पहली बार जेल गए 23 अक्टूबर 1943 को दरभंगा जेल में। गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। कितने दिन का उपवास रखा? 25 दिन का उपवास रखा। भारत रत्न कब मिला? 26 जनवरी 2024 को। डफली बजाने का शौक था इनको। प्रथम आम चुनाव 1942 का हुआ। ताजपुर विधानसभा से एमएलए सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार? 2 बार। कब बने? 1967 में। इसी ईयर में ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके पहले। आज़ाद दास्ता के सक्रिय सदस्य, फाउंडर जेपी नारायण। 6 वर्ष की उम्र में गांव की पाठशाला में दाखिला लिया। निधन 1988। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है? खूब लड़ी ओ मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। चलिए ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब फेवरेट रहा है 10th में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, खूब लड़ी ओ मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह का लाइन पूछेगा और पूछेगा कि ये किस कविता से लिया गया है, या फिर पूछेगा कि इसके लेखक कौन है। इनके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये लाइन बहुत याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये आ चुका है बोर्ड में, इसलिए मैंने VVI का टैग लगा दिया है। चलिए, झांसी की रानी कौन? लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। इनका नाम था लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। एक नाम है मणिकर्णिका, एक है मनु, एक है छबीली, बहुत सारा नाम है इनका। एक मूवी भी तो आया था मणिकर्णिका नाम से, जो जिसमें कंगना रनावत थी हीरोइन। चलिए खैर, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई। कब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई? 1857, सन 1857 की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। 23 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि भारत का इतिहास प्राचीन है। देखिए उसमें क्वेश्चन है कि भारत को बूढ़ा कहा गया है क्यों? क्योंकि भारत का इतिहास प्राचीन है। जो इंडिया का जो है पास्ट है ना, वो बहुत एंसेंट है। जानते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपका बहुत सारे वैदिक कल्चर, वैदिक इरा। तो भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है, इसलिए उन्हें बूढ़ा कहा गया है। लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वाकर को घायल कर दिया। जब वो लड़ाई लड़ रही थी ना, तो लेफ्टिनेंट वाकर था, उनको घायल कर दी। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। साहित्य के जीवन वृत्तांत, ये क्या है? झांसी की रानी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो साहित्य की जीवन वृत्तांत है। कानपुर नाना की मुँह बोली, कानपुर के नाना साहब की, देखिए नाना साहब छूट गया, सॉरी, देखिए इसको 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो ये कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। ठीक है, चलिए, युद्ध कौशल अभ्यास में बचपन बीता। बचपन अक्सर गर्ल्स का बचपन किस में बीतता है? घर घर खेलने में, घर घर खेल रहे हैं, मिनी किचन लेके खेल रहे हैं, कुछ भी। लेकिन इनका जब बचपन था ना, ये युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सब चीज़ों में इनका बचपन गुजरा। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी कौन? लक्ष्मीबाई। सन 57 में पुरानी तलवार चमक उठी। नाना साहब लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर पुकारते थे। जो नाना साहब थे ना, उनके मुंह बोले भाई,
वो उनको छबीली कहकर पुकारते थे। ग्वालियर के राजा सिंधिया को लक्ष्मीबाई ने हराया। तो ग्वालियर के राजा जो थे ना उस टाइम 1857 में, वो अंग्रेज़ों के साइड थे। तो उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने पहले ग्वालियर के राजा सिंधिया को ही हराया, फिर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी ग्वालियर में, और वहीं उनका इंतकाल हो गया, मतलब डेथ हो गया। फिर से उर्दू आ गई बीच में, है ना। तो लक्ष्मीबाई को दुर्गा का अवतार माना जाता है। युद्ध कौशल में अभ्यास बचपन में बीता, इसको देखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब है चिकित्सा का चक्कर। डॉक्टर चूहानाथ कतर जी, इनमें डॉक्टर का नाम क्या रहता है, जो डॉक्टर है ना इस ये हंस व्यंग में, एक तरह का एक कॉमेडी है, तो इसमें डॉक्टर का नाम रहता है चूहानाथ कतर जी। वेरी फनी, है ना। चित्रण की सूक्ष्मता पर बल, जिसे हम क्या बोलते हैं, छायावाद काल। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिस कविता में, जिस कहानी में चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया जाता है, उस काल को क्या कहते हैं, तो छायावाद काल कहते हैं। लेखक को किस टाइम में भोजन करने की आदत थी, तो लेखक को शाम में भोजन करने की आदत थी। लखनऊ क्यों गए थे लेखक, बेहतर चिकित्सा हेतु। देखिए इस कहानी में चिकित्सा का चक्कर कौन काट रहे हैं, लेखक ही काट रहे हैं। तो इसमें बीमार भी कौन पड़ा था, लेखक। क्यों पड़ा था, क्योंकि वो काम करते करते थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। क्या बेस्ट आइडिया है ना। तो गरिष्ठ खाना खाने से इनके पेट में दर्द हो गया। रात के 3 बजे दर्द के कारण इनकी आँख खुली। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनाते थे। ये देखिए, ये एक है इसमें, ठीक है, एक लाइन है, ये पूछा जा सकता है कि राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाता था, तो 9 बार दाढ़ी बनाते थे। क्या बात है भाई। चलिए आगे, लखनऊ चिकित्सा पद्धति के विरोधाभास को भरा है। देखिए इसमें जो बेडप बनारसी है, जो लेखक है इसके, उन्होंने क्या बताया है कि चिकित्सा पद्धति के विरोधाभास, यानी जो हमारा आजकल का मेडिकल सिस्टम है, जो ट्रीटमेंट का जो ये होता है डॉक्टर का, कि बार बार आओ, अगले हफ्ते आना, फिर से ये क्या दवा थमा देते हैं, तो वही चीज़ का विरोध किया है और उसको उजागर किया है इस स्टोरी यानी कि इस कॉमेडी के जरिए। देखिए नेक्स्ट है, ये लाइन याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही रात में डॉक्टरों की फीस भी बढ़ जाती है। मतलब कुछ लोग रात में ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगते हैं, लाइक अ मून, है ना। तो वैसे ही डॉक्टरों की फीस भी रात में बढ़ जाती है। मान लीजिए रात में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा फी चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए गांव घर में ही कोई डॉक्टर है, वो झोला छाप डॉक्टर, तो अगर इमरजेंसी के तौर पर हम उनके घर लेके जाते हैं मरीज को, तो वो क्या करते हैं, डबल पैसा वसूल लेते हैं। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर, सुदामा चरित्र। सुदामा और कृष्ण की कहानी सुने होंगे आप। सुदामा कृष्ण की दोस्ती की मिसाल अभी भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी ब्रज भाषा में लिखी गई है। सवा सेर चावल लेकर कृष्ण के यहाँ गए थे। देखिए कृष्ण एक बहुत बड़े राजा, और सुदामा क्या है, उनके पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनकी वाइफ क्या करती है, सवा सेर चावल देती है कि आप अपने दोस्त को यही दे दीजिएगा। जब वो जाते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोकते हैं कि ये कौन आ गया, मतलब उनका उनके जो कपड़े थे ना वो सही नहीं थे, कटे फटे थे, तो उनको लगे शायद कोई भिखारी होगा इस टाइप का। तो उन्होंने कहा कि सुदामा ने कहा कि जो आपके महाराज जी है, कृष्ण जी है, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने, आप तुम्हारा दोस्त, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, मैं मानूंगा ही नहीं। लेकिन जब द्वारपाल ने, जो गार्ड था, उन्होंने जब जाके कहा कि महाराज आपके दोस्त कोई सुदामा नाम से आया है, तो जब उन्होंने सुना कि मेरा दोस्त सुदामा आया है, तो वो दौड़ते हुए गए और सुदामा के पैरों को छूकर गिर पड़े, और वह इतना रोए उसके दोस्त को पाके कि सुदामा का पैर उनके आंसुओं से धुल गए, ठीक है। जो एक दोस्त शर्म से नहीं जा रहा था अंदर कि मैं क्या, कैसे जाऊंगा, मैं क्या लेके जाऊंगा, उनका दोस्त इतना काइंड हार्टेड है कि वो एक राजा होते हुए भी अपने दोस्त के पैरों में गिर पड़ता है और रोने लगता है ना। तो ये बचपन की दोस्ती। बचपन में कृष्ण सुदामा संदीपन ऋषि के पास पढ़े थे, तो ये दोनों एक साथ पढ़े थे। कहाँ पे, संदीपन ऋषि के पास। सुदामा कृष्णा बाल सखा थे, बाल सखा वही फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड बोलते हैं ना, मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। कहाँ गए, द्वारिका गए थे कृष्ण से मिलने। कौन, सुदामा। झोपड़ी के स्थान पर महल था। जब ये घर लौटे ना सुदामा, तो देख रहा है कि झोपड़ी के स्थान पर घर है, और उनकी अपनी वाइफ को ही, अपने जो सुदामा थे अपनी वाइफ को पहचान नहीं पा रहे थे कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा घर है, क्योंकि वो घर जो पहले झोपड़ी हुआ करता था वो महल में चेंज हो गया था। कटक का माने कांटा,
पत्नी को अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था। जो उसकी वाइफ थी सुदामा की, उनको बहुत बुरा लगता था कि आपके फ्रेंड इतने अमीर है, आप जाके उनसे मदद मांगिए, आपकी मदद तो ज़रूर करेंगे। लेकिन वो जो सुदामा थे ना, वो नहीं जा रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा ही एक शर्मिंदगी फील हो रही थी कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं अपने अमीर दोस्त के पास जाऊँगा, शायद वो मना कर दे कि मेरा दोस्त नहीं है। इस तरह से उनको बहुत डर लगता था। ठीक है, तो नरोत्तम दास इसकी रचयिता है। नरोत्तम दास क्या है? कवि है। सुदामा के पैर कृष्ण के आंसू से धुल गए। नेक्स्ट, राह भटके हिरन के बच्चे को। जीवन का अर्थ प्रयास करते रहना। पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि जो हमारे लाइफ का जो मीनिंग है ना, वो क्या है? कंटिन्यू प्रयास करना है, हमें कोशिश से करनी है, हमें रुकना नहीं है। अत्यंत मार्मिक कविता है ये जो राह भटके हिरन के बच्चे हैं ना, ये बहुत मार्मिक है। मार्मिक मतलब एक तरह से इमोशनल स्टोरी है। जाड़े की रात में पहाड़ पर हिरन रो रहा है। जाड़े की रात में कौन रो रहा है? पहाड़ पर हिरन रो रहा है। सीख, ज्ञान का प्रकाश जरूरी है। हिरन के बच्चे के लिए कवि दुखी है। वेदना का अर्थ पीड़ा होता है। कवि कहता है तुम्हारी माँ मिल जाएगी। किससे? हिरन के बच्चे को। बच्चा माँ से बिछड़ गया है। तो यहाँ पे हमारा जो नंद हिंदी है वो ख़त्म। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच इतना देर तक बने रहने के लिए। एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा और अपना वैल्यूबल फीडबैक भी दीजिएगा। और हो सके तो अपना एक सजेशन दीजिएगा कि नेक्स्ट क्या कराया जाए। नेक्स्ट में नंद हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराया जाए या फिर क्या बोलते हैं आवेदन लिखने के लिए, या फिर जो निबंध है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे, जो बेटर लगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड क्या मज़े से रहिए, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाय।